बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एलएससी पार्ट 2 का ग्रुप डी पास पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद डिटेल आंसर। उर्दू में आंसर को एक्सप्लेन किया जाएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। अच्छा जी, उससे पहले मैं आपके साथ थोड़ी सी चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ कि ये मेरे पास नोट्स हैं। ये कंप्यूटराइज नोट्स नहीं है, मैंने बुक से सारा मटेरियल लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के ये मतलब बुक का निचोड़ है जो मैंने बनाए हुए हैं। इसमें फिलिंग द ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ठीक है, आंसर क्वेश्चन, फिर और इसके अलावा मैचिंग्स, एमसीक्यूज, ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और कुछ जो नोट्स हैं ना वो मैंने हैंडमेड बनाए हुए हैं, जो मैंने खुद के लिखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। अच्छा जी, ये आपको इसलिए दिखाए जा रहे हैं कि टाइम बहुत शॉर्ट है। जिन स्टूडेंट्स की तैयारी नहीं है तो वो इन नोट्स की मदद से जो है ना तैयारी करें, अगर आप अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं। क्योंकि बुक को पढ़ने का अब टाइम ख़त्म हो चुका है, तो 1 से 2 महीने में अगर आप तैयारी करके अच्छे नंबरों से पास होना चाहते हैं तो लाजमी ये नोट्स की मदद से आप तैयारी करें। ये आपको बहुत अच्छी सजेशन मैं दे रही हूँ। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद डिटेल आंसर। चलते हैं अपनी वीडियो की जाने, बगैर टाइम वेस्ट किए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अच्छा जी, पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेशन, लिस्ट द बैरियर ऑफ इट एंड राइट डाउन द 5 एडवांटेजेस ऑफ गुड कम्युनिकेशन। अच्छा जी, कम्युनिकेशन का क्वेश्चन जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसको अब आपने एक्सप्लेन किस तरह करना है, मैं आपको ना थोड़ा सा जो है ना वो बताऊंगी कि आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना वो किस तरह लिखना है। थोड़ा सा आपको नो हाउ हो जाए, क्योंकि डिटेल में जो है ना मैं आपको नहीं बता सकती, टाइम बहुत शॉर्ट है और आपका सिलेबस मैंने कवर करवाना है। तकरीबन 8-10 सवाल तो मैं इस वीडियो में करवाऊंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपने किसी सूरत भी मिस नहीं करने, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि उनके जवाब भी जो है ना आपको याद हो जाए। इस तरह आपको बताया जाएगा, लेकिन डीपली हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपको पता है टाइम का शॉर्टेज है, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो जाती है। कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? कम्युनिकेशंस इज़ डिफाइंड एज इम्पार्टिंग और इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियन और इंफॉर्मेशन बाय स्पीच और राइटिंग। देखिए, कम्युनिकेशन कहते हैं एक दूसरे से बातचीत करना, ठीक है। उर्दू में सिंपल इसका मतलब ये है, जब हम अपनी थॉट्स को इंटरचेंज कर रहे होते हैं, मेरी सोच आपके साथ एक्सचेंज हो या आपकी सोच मेरे साथ एक्सचेंज हो, इंटरचेंज ऑफ थॉट्स एंड ओपिनियन, मेरे राय, मैं अपनी राय का इजहार करूं और आप अपनी राय का इजहार करें, बाय स्पीच और राइटिंग, यानी बोलने के ज़रिए या लिखने के ज़रिए। मोड ऑफ कम्युनिकेशन तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। हम वीडियो के ज़रिए भी किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन, इंटरचेंज ऑफ थॉट्स और ओपिनियन बाय स्पीच और राइटिंग, सिंपल सी डेफिनेशन है। अच्छा, कम्युनिकेशन में रुकावटें यानी बैरियर्स कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला बैरियर क्या है जी? इमोशनल बैरियर, यानी जिसके साथ हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसके जो इमोशंस है ना हमें समझ नहीं आ रही है, मेरे इमोशन आप उसको समझ नहीं आ रहे, इमोशनल बैरियर हो गया। दूसरा है कल्चरल बैरियर, सकाफ़त बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। लैंग्वेज, ज़ुबान बहुत ज़्यादा मैटर करती है, मैं उर्दू में बात कर रही हूँ, अगला बंदा इंग्लिश में या हिंदी में बात कर रहा है, तो ये बैरियर होगा कम्युनिकेशन के दरमियान। अंडरस्टूड? आपको इस तरह मैं समझाऊंगी कि इंशाल्लाह एग्ज़ाम तक तो आपको लाजमी ये चीज़ें याद रहेंगी। अगर ये सवाल आता है ना तो जो मैं बोल रही हूँ ना बस आपने लिख देना है, ठीक है। फिर आ जाता है जेंडर बैरियर, मेल फीमेल थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है बात करने में। फिर आ जाता है डिस्टेंस, नॉइस, ठीक है। डिस्टेंस अगर ज़्यादा फासला होगा तो कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स होंगी, सही से समझ नहीं आएगी, आवाज़ नहीं सुनाई देगी। नॉइस पोल्यूशन है तो उस शोर की वजह से भी हम जो है ना सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। अच्छा जी, 5 एडवांटेजेस लिखने हैं कम्युनिकेशन के, गुड कम्युनिकेशन के। अगर गुड कम्युनिकेशन हम करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होंगे? पहला फ़ायदा है कि बिल्डअप स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक दूसरे के दरमियान जो है ना एक मजबूत रिलेशन कायम हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है प्रमोट द क्रिटिकल थिंकिंग्स, इनहेंस द लर्निंग आउटकम, इससे हमारी जो लर्निंग है ना उसका आउटकम वो बेहतर होगा, हमारा कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा, और इसके अलावा मेंटल हेल्थ जो है ना वो हमारी इम्प्रूव होगी। ये 4-5 जो है ना एडवांटेजेस लिख देने, सवाल कंप्लीट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन फॉलोइंग। फीडबैक, व्हाट इज़ फीडबैक? मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट डेफिनेशन है फीडबैक किसे कहते हैं। फीडबैक इज़ अ प्रोसेस ऑफ शेयरिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट समवन परफॉर्मेंस
to help them understand how they are doing and how they can improve. फीडबैक कहते हैं किसी किसी पर्सन का जो परफॉर्मेंस है ना उसके बारे में हम उसको रिप्लाई करते हैं, जवाब देते हैं कि आप किस तरह जो है काम कर रहे हैं या आपके काम में कितनी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। लाइक मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ और आप कमेंट करें मैम आपका पढ़ाने का तरीका हमें समझ नहीं आया, ठीक है, ये होगा फीडबैक, ये होगा नेगेटिव फीडबैक। लेकिन अगर आप कहेंगे मैम हमें अच्छे से समझ आ गई है, अच्छी वीडियो है, नाइस, और थम्स अप देंगे, तो ये होगा पॉजिटिव फीडबैक। एग्जांपल दे रही हूँ आपको समझाने के लिए। फीडबैक यानी कोई भी समवन परफॉर्मेंस को हमने जो है ना हाईलाइट करना है कि जो है ना हम आपकी बात जो है ना हमें अच्छे से समझ आ गई है नहीं है, ठीक हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सुपरविजन, 5 प्रिंसिपल्स एंड एक्सप्लेन वन इन डिटेल। सुपरविजन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुपरविजन, मैनेजमेंट, लीडरशिप, तीनों सवाल आपको करवाए जाएंगे अच्छे तरीके के साथ, ठीक है। वीडियो लाजमी आपने लाइक करनी है, आप वीडियो लाइक नहीं करते इसकी वजह से वीडियो जो है ना बूस्ट नहीं हो पाती। वीडियो आप ज़रूर देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, लेकिन लाइक करने का भी फ़ायदा होता है, आप लाजमी लाइक किया करें, ओके। अच्छा जी, सुपरविजन किसे कहते हैं? व्हाट इज़ सुपरविजन? Supervision is a process of guiding, monitoring, evaluating the work of subordinate to ensure organizational goal achieve efficiently and effectively. सुपरविजन कहते हैं गाइड करना दूसरे वर्कर्स को, सब ऑर्डिनेट्स को, आपके नीचे जो काम कर रहे हैं उनको गाइड करना, मॉनिटर करना, उनको देखना, ठीक है। गाइड, मॉनिटर, एवेल्यूएटिंग द वर्क ऑफ सबऑर्डिनेट, यानी जो सबऑर्डिनेट्स, जो आपके सब मेंबर काम कर रहे हैं ना, वर्कर्स जो आपके नीचे काम कर रहे हैं, उनकी वर्क को जो एवेल्यूएट करना, किस कदर काम ठीक है और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, टू इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली, ताकि हमारा जो गोल है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है, हमारा जो मकसद है ना, वो एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली अचीव हो सके। मेरा नहीं ख्याल कि आपको इस तरह से अगर आप याद करते हैं ना या आप सुनते हैं अच्छे तरीके से मेरी बातों को, तो आपको ये जो सुपरविजन की डेफिनेशन कभी भूल जाएगी। 3 चीज़ें हैं। सबसे पहला है कि हमने सब ऑर्डिनेट को गाइड करना है, ठीक है, मॉनिटर करना है और उसके काम को एवेल्यूएट करना है, ठीक है। इन 3 चीज़ लफ्ज़ों को आपने याद रखना है। टू इंश्योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल टू बी अचीव एफिशिएंटली एंड इफ़ेक्टिवली। ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा हुआ है उसी को आप कॉपी करके लिखें। आप अपने माइंड से, अपनी थिंकिंग से भी ये चीज़ें बना सकते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं, नो इशू, कोई इंग्लिश का पेपर नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, इसके 5 प्रिंसिपल्स लिखने हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या है जी? क्लियर द कम्युनिकेशन। हमारी जो कम्युनिकेशन है ना वो क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा इसका जो प्रिंसिपल है वो है लीडरशिप, यानी लीड करना, अपनी जो सब ऑर्डिनेट है ना उसकी रहनुमाई करना, ठीक है। सपोर्ट एंड डेवलपमेंट, जो लोग आपके नीचे काम कर रहे हैं, सब ऑर्डिनेट जो आपके वर्कर हैं उनको सपोर्ट करना, ठीक है, उनमें डेवलपमेंट लेके आना। कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उसको बेहतर करना, इम्प्रूवमेंट लेके आना, ये क्या एक सुपरविजन या सुपरवाइज़र का काम होता है, ठीक है। फिर आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन यानी रिपोर्ट्स वगैरह को भी मेंटेन रखना, डॉक्यूमेंट्स को भी मेंटेन रखना, ये सुपरविजन में आएगा। तो ये सारे, ये 5 इसके प्रिंसिपल हैं। इसमें से आपने किसी एक प्रिंसिपल को जो है ना वो एक्सप्लेन कर देना है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है कैसे एक्सप्लेन करना है। अच्छा जी, डिफाइन न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट, 5 कॉजेज़ इन पाकिस्तान एंड 5 मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग ऑफ इट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट उर्दू में पहले समझ लेते हैं कहते किसको है। न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट से मुराद है जो बच्चे, पैदाइशी बच्चे होते हैं ना उनकी डेथ, ठीक है, उनकी शरह अमवात, उसको हम न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे। इसकी 5 वजूहात लिखनी है और इसको किस तरह ओवरकम किया जा सकता है, किस तरह इसको को काबू किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है, वो भी हमने बयान करने हैं। अच्छा जी, न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट इज़ द नंबर ऑफ न्यूनेट्स डाइंग अंडर 1 मंथ ऑफ एज पर 1000 लाइव बर्थ इन द सेम ईयर। 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर, ठीक है, 1000 में से जितने भी बच्चे 1 महीने के अंदर अंदर फोत हुए हैं, यानी 1 माह उनकी एज है, 1 महीने से कम उनकी एज है या 1 महीने तक उनकी एज है, वो अगर
वफ़ात पा गए हैं, ठीक है, पर 1000 लाइव बर्थ में से सेम ईयर में, उसको हम न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट बोलेंगे। इसकी कॉजेज़ क्या है? ब्लीडिंग इनटू द स्कैल्प, सर से खून बहना ड्यूरिंग डिलीवरी, कोई प्रॉब्लम हो सकता है स्कैल्प में, उसका जो ये जो स्कल है डैमेज हो सकता है पुशिंग के दौरान। फिर आ जाता है फ्रैक्चर्स ड्यूरिंग ब्रीच डिलीवरी है, बेबी की पोजीशन ठीक नहीं है तो उसमें फ्रैक्चर, कोई उसका ये क्लेविकल्स फ्रैक्चर हो सकता है, बाजू, ठीक है। इसके अलावा ये शोल्डर वगैरह, जॉन्डिस, बेबी को अगर ये यरकान है, उसकी जो बॉडी है येलो कलर में है, लो बर्थ वेट बेबी 2500 ग्राम से कम उसका वेट है, तब भी जो है वो उसकी डेथ हो सकती है। प्री टर्म बर्थ इंजरी, बर्थ एस्फिक्सिया ड्यूरिंग डिलीवरी, बच्चे को सफोकेशन हो रही है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, सांस नहीं आ रहा, ठीक है, बर्थ एस्फिक्सिया हो गया, इस वजह से जो है बच्चे की डेथ हो जाती है। सेप्सिस इन्फेक्शन, ठीक है, कंजाइटल एबनॉर्मलिटी, पैदाइशी तौर पे भी कोई मसला मसाइल हो सकता है। इसके अलावा टेटनस है, मलेरिया है, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, इन सारी चीज़ों की वजह से जो है आपको ये 5-6 याद रख लें, काफ़ी ज़्यादा मैंने आपको बताई हैं। तो इस वजह से न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट जो है बढ़ता है। अच्छा जी, रिड्यूस कैसे करेंगे? सबसे पहला तो मेथड ये है कि हम एंटीनेटल केयर जो है ना वुमेन को सही से प्रोवाइड करें। हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथ होनी, उसके स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, स्ट्रेंथिंग होनी चाहिए हेल्थ सिस्टम में। फिर आ जाता है एंटीपार्टम इंटरवेंशंस, यानी इंट्रापार्टम ड्यूरिंग लेबर जो है ना, ड्यूरिंग डिलीवरी उसको अच्छे से केयर आउट किया जाए, कोई इन्फेक्शन ना पास आउट हो, सीजर्स स्टेरिलाइज यूज़ करें, जो भी आपने चीज़, ग्लव्स वगैरह, ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर अच्छे तरीके से यूज़ करें ताकि हम पेशेंट और जो है ना माँ और बच्चे को दोनों को सेफली बचा सकें, ठीक है। पोस्ट नेटल केयर, उसके डिलीवरी के बाद जो है वो बच्चे को और माँ को दोनों को केयर प्रोवाइड करें, उसको गाइड करें कि ब्रेस्ट मिल्क करवाएं, बच्चे को केयर किस तरह करना है, मिल्क किस तरह फीड करवाना है, ठीक है। ये इसके अलावा एम्ब्लाइकस को किस तरह केयर आउट करना है। ज़ाहिर सी बात है कि छिले में ये सारा कुछ रिकवर होगा तो हमारी जिम्मेदारी है, हमने जो है ना मदर को गाइड करना है, ठीक है। अच्छा जी, डिस्कस एटलीस्ट 4 मेथड ऑफ टीचिंग। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टीचिंग एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद वन अनदर्स टू प्रोवाइड दम नॉलेज। टीचिंग किसे कहते हैं? मैं अब आपको टीच करवा रही हूँ, नॉलेज शेयर कर रही हूँ। सिंपल सी डेफिनेशन है 1-1.5 लाइन की कि टीचिंग एक ऐसा अमल है जिससे जो है ना हम अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं ताकि दूसरों को नॉलेज प्रोवाइड हो, ठीक है। अपना इल्म जो है, अपना जो नॉलेज है वो दूसरों को हम शेयर करते हैं जस्ट, ठीक है। अच्छा जी, इसमें के जो मेथड्स है ना, सबसे पहला मेथड है लेक्चर, ठीक है। लेक्चर इसी कहते हैं लेक्चर, ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पोरिंग नॉलेज इनटू ओवर द पीपल, यानी लोगों के माइंड में जो है वो नॉलेज डालना, इल्म डालना। जिस तरह मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आ जाए, मैं हर वो वर्ड यूज़ कर रही होती हूँ लेक्चर के दौरान कि आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं डिस्कशन में दूसरा जो इसका मेथड है ना, डिस्कशन वेरी हेल्पफुल होता है, यानी टीचर जो है ना अपने स्टूडेंट के साथ थोड़ा सा मुबाहसा कर रहा होता है या थोड़ी सी बहस कर रहा होता है, डिस्कशन कर रहा होता है स्टूडेंट टीचर के साथ, टीचर स्टूडेंट के साथ। तो ये एक मेथड है इसका टीचिंग का। फिर है डिमॉन्स्ट्रेशन मीन मुजाहिरा करना। डिमॉन्स्ट्रेशन यानी शो आउट करना, जो आप बताना चाह रहे हैं उसको क्लियरली कट समझ आना चाहिए। जिस तरह मैं शो करवाना चाह रही हूँ कि ये सवाल इम्पोर्टेंट है, इस तरह आपने याद करना है, इस तरह एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर आ जाता है चौथा इसका मेथड बुस सेशन जो है ना, ये एक एक्टिविटी है जिसमें लर्नर्स जो है वो स्मॉल ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं ताकि हम जो है ना इफ़ेक्टिवली काम कर सकें। बुस सेशन, ये सिंपल डेफिनेशन आपको अलग से भी पूछी जा सकती है, ये लॉन्ग में भी आ जाती है, लेकिन बुस सेशन का आपको पता होना चाहिए। ये एक एक्टिविटी है जिसमें लर्नर्स जो है, जो स्टूडेंट्स सीख रहे हैं, जो लेक्चर ले रहे हैं, ये टीचिंग मेथड जो अप्लाई कर रहे हैं, वो स्मॉल ग्रुप्स में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं। स्मॉल ग्रुप में इसलिए कन्वर्ट हो जाते हैं ताकि हम अच्छे तरीके से जो है ना आउटपुट दे सकें, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डिस्कस इवैल्यूएशन। हाउ वुड यू एवेल्यूएट अ टीचिंग प्रोग्राम फॉर इट इफेक्टिवनेस एंड टाइप्स। एवेल्यूएशन कहते हैं नतीजा निकालना, नतीजा अखज़ करना। एवेल्यूएशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ असेसिंग द क्वालिटी, इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट ऑफ प्रोग्राम, प्रोडक्ट और सर्विसेज, ठीक है।
एवेल्यूएशन से मुराद है एक ऐसा अमल है जिससे हम असेस करते हैं किसी भी चीज़ की क्वालिटी को, इफ़ेक्टिवनेस को, उसका असर क्या है, ठीक है, उसका इम्पैक्ट क्या है ऑफ अ प्रोग्राम, प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किस कोई भी चीज़ लगा लें, ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट है, कोई भी हमारा वर्किंग वाला काम है, या ऑब्जेक्ट कोई भी आप चीज़ लगा सकते हैं, प्रोडक्ट आप कह सकते हैं। तो इसके बारे में जो है ना, या कोई भी सर्विसेज है उसको असेस करना, ठीक है, उस तक रसाई हासिल करना, उसकी क्वालिटी को देखना, जांच पड़ताल करना, इफेक्टिवनेस को देखना, ये एवेल्यूएशन कहलाता है। ठीक हो गया। इसके टाइप्स जो हैं वो है असेसमेंट एवेल्यूएशन, एजुकेशनल एवेल्यूएशन, प्रोग्राम एवेल्यूएशन, कॉन्टीन्यूस एवेल्यूएशन, पीरियोडिक एवेल्यूएशन है, फाइनल एवेल्यूएशन है, और फॉलोइंग अप एवेल्यूएशन। ये सारी इसके टाइप्स हैं। इसमें से आप 3-4 जो है ना मस्ट याद कर लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन मैनेजमेंट एंड डिस्कस एनी 3 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के सारे फंक्शन ही इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन अब इस सवाल में उन्होंने 3 पूछे हैं तो हमने जस्ट 3 ही करने हैं। अच्छा जी, व्हाट इज़ मैनेजमेंट? मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्सेप्ट, टेक्निक्स एंड प्रोसेस दैट एनेबल्स गोल्स टू बी अचीव एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। ये काफ़ी दफ़ा मैं डेफिनेशन करवा चुकी हूँ, मुझे खुद याद है कि मैंने ये मैनेजमेंट की डेफिनेशन पिछली वीडियोस में भी बहुत ज़्यादा करवाई हुई है और अच्छे तरीके से करवाई हुई है। फिर दोबारा से समझ लें, मैनेजमेंट ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, टेक्निक्स हैं और गोल्स हैं, ठीक है, ऐसे प्रोसेस हैं दैट एनेबल्स गोल्स टू बी अचीव्स एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। हमारा मकसद क्या है कि जो हमारा हाँ, इस ये जो मैनेजमेंट सुपरविजन्स जो है ना, इन लीडरशिप, ये इन सारी चीज़ें काम कर रही होती है ताकि गोल जो है ना, जो हमारा मकसद है वो अच्छे से इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो सके, हम उसको गोल को अच्छे से हासिल कर सकें। ठीक है, मैनेजमेंट भी कॉन्सेप्ट है, टेक्निक्स और प्रोसेस है जिसमें जो है ना हम गोल को एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव करते हैं। अच्छा जी, इसके जो पॉइंट्स हैं, इसके जो क्या कहते हैं फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, इसमें सबसे पहला फंक्शन है जी ऑर्गेनाइजेशन, यानी तरतीब देना। ठीक है, दूसरा फंक्शन जो है वो है कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, एवेल्युएटिंग। 5 इसके फंक्शन हैं, आपने जस्ट इसमें 3 करने हैं और सिंपल है। ऑर्गेनाइजेशन में भी आपने 1-2 लाइनें यही लिखनी है कि इसमें सबसे पहले हम जो है ना वो मैनेजमेंट का ये फंक्शन है और इसमें हम वर्कर को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। फिर उसके बाद सबसे पहले तो प्लानिंग होती है ना, प्लानिंग में हम जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन से पहले सोचते हैं हमने करना क्या है, यानी तरतीब देने से, चीज़ों को तरतीब देने से पहले हम उसके बारे में थिंक अबाउट करते हैं। ठीक है, कि व्हाट वी आर डूइंग। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफाइन स्टैटिक्स एंड डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स ऑन हेल्थ। हेल्थ पे स्टैटिक्स का क्या अहमियत है और स्टैटिक्स की डेफिनेशन। स्टैटिक्स जो है मैथमेटिक्स की ब्रांच है, यानी इसमें न्यूमेरिकल्स नंबर होते हैं। ये एक मैथ की ब्रांच है जिसमें हम जो है ना कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशंस एंड प्रेजेंटेशंस ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। डाटा जो है ना, यानी आप अदाद शुमार लगा लें, डाटे को हमने क्या करना है, एनालाइज करना है, कलेक्ट करना है, कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, प्रेजेंटेशन, ठीक है, प्रेजेंटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा मींस नंबर की फॉर्म में हम जो है ना सारे डाटा को जब कलेक्ट करते हैं ना उसको हम स्टैटिक्स बोलते हैं। अच्छा जी, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स क्या है हेल्थ में, हेल्थ से मुतालिक। अच्छा, इसका जो सबसे पहला बेनिफिट है ना, जब सबसे पहली अहमियत वो ये है कि इससे जो है ना हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जो भी डिज़ीज़ है, जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं उसको सॉल्व किस तरह करना है, पॉसिबल सोल्यूशन निकालते हैं। दूसरा ये है कि रिसर्च और डेवलपमेंट होती है। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, इनकम ग्रोथ, सोशल प्रोग्राम, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें जो है ना ये हेल्थ स्टैटिक्स का जो हेल्थ रिकॉर्ड है ना उसकी अहमियत को वाज़िया कर रही होती है। इन सारी चीज़ों से उसकी अहमियत इम्प्रूव होती है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट द जनरल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के जनरल प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले तो डेफिनेशन लिख लेनी है, कॉन्सेप्ट, टेक्निक्स और प्रोसेस दैट एनेबल्स गोल्स टू बी अचीव एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद हमने जो है ना प्रिंसिपल लिखने हैं मैनेजमेंट के। सबसे पहला प्रिंसिपल्स है डिवीजन ऑफ वर्क। वर्क को जो है ना काम को डिवाइड कर दें छोटे छोटे हिस्सों में ताकि किसी के ऊपर भी ज़्यादा बर्डन ना पड़े। ठीक है, दूसरा है सस्टेनेबिलिटी ऑफ टेक्सचर्स ऑफ मैनर। मैनर जो है ना अपने उसमें सस्टेनेबिलिटी रखनी, गुस्सा नहीं करना। ठीक है, अगर आप चाहते हैं ना कि अच्छे से काम हो तो 2 से अच्छे से काम निकलवाया जाए तो आपने गुस्सा नहीं करना, हाइपर नहीं होना।
ठीक है। फिर है यूनिटी ऑफ कमांड, जो भी आप काम कर रहे हैं ना वो सारे लोग उसको यूनिटी समझे मुत्तहिद होकर जो है ना वो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। फिर आ जाता है डिसिप्लिन ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर जो भी आपने काम हुक्म दिया है उसको वो फॉलो करें। और डिसिप्लिन यानी रिस्पेक्ट, ये बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट में मैटर कर रही होती है। और ओबीडियंसी यानी जो आपका सुपरवाइज़र है या मैनेजर है उसको आपने किस तरह जो है ना उसका अदब करना है और उससे किस तरह जो बातचीत करनी है ये आएगा इसमें, ठीक है। आगे है डिस्कस द स्टेप्स ऑफ डिस्कशन मेकिंग। अच्छा जी, डिस्कशन और डिसीजन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। डिसीजंस मेकिंग इन्वॉल्व्स 6 स्टेप्स एज अंडर, इसके अंदर 6 स्टेप्स शामिल हैं। सबसे पहले हम डिसीजंस को समझते हैं। डिसीजन किसे कहते हैं। डिसीजन मीन्स चूजिंग अ पार्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, हम एक ख़ास फैसले को जो है ना वो चुन लेते हैं, उसको हम डिसीजन बोलते हैं। अच्छा जी, इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं। सबसे पहले तो हम डिसीजन को जो है ना डिफ़ाइन करेंगे, यानी डिसीजन कहते किसे हैं। फिर उसको एनालाइज करेंगे, उसको समझेंगे। रिव्यूइंग फैक्टर्स, चूजिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव, जब हमने फ़ैसला कर लिया है तो उसके मुतरादिफ भी हम कोई फ़ैसला जो है ना उसके बारे में भी अल्टरनेटिव भी चूज़ कर सकते हैं। फिर जो हमने चीज़ डिसाइड की है उसको हमने इम्प्लाई करना है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करना है। फिर उसके बाद एवेल्यूएट करना है, उसका रिज़ल्ट निकालना है, उसमें उसकी क्या अहमियत है वो हमने शो करवानी है, वो ज़ाहिर करनी है। ठीक हो गया। तो ये जो डिसीजन के स्टेप्स हैं ना ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आ जाता है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन जैसा कि आपको बता चुकी हूँ, सेंडिंग और रिसीविंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। या फिर पहले वाली डेफिनेशन जो मैंने आपको करवाई थी वो भी आप कर सकते हैं, इंटरचेंज ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस और गोल्स बाय स्पीच और राइटिंग, ठीक है। या आप कर सकते हैं सेंडिंग और रिसीविंग द इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, इसकी जो ना टाइप्स, 3 टाइप्स हम टोटल है कम्युनिकेशन की। एक तो है डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, एक है अपवर्ड कम्युनिकेशन और तीसरी टाइप है हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन। इसको भी हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद वीडियो का अख्ताम करते हैं। अच्छा जी, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन वो कम्युनिकेशन होती है जो बड़े से छोटे की तरफ जा रही होती है, यानी सुपीरियर टू सब ऑर्डिनेंट्स। आपका सुपरवाइज़र जो बड़ा आपको मैनेज कर रहा है, लीडर, ठीक है, सब ऑर्डिनेंट्स की तरफ जब वो कम्युनिकेशन होगी ना, यानी बड़े की छोटे के साथ कम्युनिकेशन होगी, उसको हम बोलेंगे अपवर्ड, ठीक है। अपवर्ड नहीं, डाउनवर्ड, यानी ऊपर से नीचे की तरफ, बड़े से छोटे की तरफ जो कम्युनिकेशन होगी उसको हम डाउनवर्ड कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है। बोस टू इम्प्लाई, फॉर एग्जांपल बोस टू इम्प्लाई जो कम्युनिकेशन है किसी भी कंपनी में, आप देखेंगे कि बॉस एम्प्लॉय के साथ जो भी कम्युनिकेशन कर रहा होगा ना, आपने समझ जाना है कि वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन है। ओके हो गया, ठीक है। अच्छा जी, इसकी एग्जांपल्स में आप फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर सकते हैं, वीडियो कम्युनिकेशन है, ईमेल्स के ज़रिए कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन के ज़रिए कर सकते हैं। अच्छा जी, दूसरी टाइप जो है वो है अपवर्ड। अपवर्ड मीन्स छोटे से बड़े की तरफ कम्युनिकेशन, यानी सब ऑर्डिनेंट की, वर्कर्स की सुपीरियर सुपरवाइज़र के साथ कम्युनिकेशन, ठीक है। छोटे से बड़े की जानिब जो कम्युनिकेशन होगी उसको हम बोलेंगे अपवर्ड कम्युनिकेशन। थर्ड टाइप है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल्स वर्किंग द सेम लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। उन लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन को हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन कहते हैं जिनका लेवल सेम हो, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, बराबर लेवल है, ठीक है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं है, बराबर लेवल पे, सेम टाइम में, सेम जो है लेवल पे ऑर्गेनाइजेशनल वर्क कर रहे हैं, उनके दरमियान कम्युनिकेशन को हम हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल्स परचेज मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर, ये दो जो है ना एक दूसरे के साथ सेम लेवल पे ही काम कर रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपने याद करना है। डिफाइन फर्स्ट एड। फर्स्ट एड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हेल्थ एजुकेशन का। फर्स्ट एड कहते हैं इमीडिएट केयर गिवन टू अ पर्सन हु हैज़ बीन इंजर्ड और सडन टेक इल। अचानक से हम किसी को फ़र्स्ट एड प्रोवाइड करते हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है एक इंसान के साथ, अचानक से वो एक्सीडेंट हो जाता है, कट लग जाता है, माइनर इंजरी हो जाती है, ठीक है। तो उसको हम जो फ़र्स्ट केयर प्रोवाइड करते हैं ना उसको हम फ़र्स्ट एड बोलते हैं। अच्छा, ये जो एड लफ्ज़ है ना, ये इसका मतलब होता है हेल्प करना। ये एक लतीनी वर्ड से निकला है एड, AID, इसका मतलब है हेल्प करना।
दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एड बाय इंटरनेशनल रेड क्रॉस। ये डेफिनेशन जो है ना इंटरनेशनल रेड क्रॉस की तरफ से ईजाद की गई है कि जो फ़र्स्ट एड है इमीडिएट केयर है जो कि हम पर्सन को प्रोवाइड करते हैं फौरी तौर पे जब वो इंजर होता है या सडनली इल होता है, ठीक है। इन अदर वर्ड इट इज़ द हेल्प टू प्रोवाइड द पर्सन इमरजेंसी सिचुएशन। इमरजेंसी सिचुएशन इसे कहते हैं कि हंगामी सूरत हाल फ़ौरन से जो है ना हम पेशेंट को किसी भी शख्स को जो है ना वो इंजरी हुई है, चोट लगी है, हमने उसको जो है ना फ़र्स्ट एड प्रोवाइड किया है तो इसे हम फ़र्स्ट एड बोलते हैं, ठीक है। वही उसकी फ़र्स्ट हेल्प, पहली उसकी हेल्प, ठीक है, मदद। अच्छा, फ़र्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? बैंडेज होती है, सीज़र होती है, ठीक है। फिर इसके अलावा सेफ्टी पिन्स होती हैं बैंडेज के ऊपर लगाने के लिए, ग्लव्स है, ठीक है, थर्मामीटर है, बुखार वगैरह फ़ौरन से चेक, बुखार अचानक से किसी का इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है, थर्मामीटर और ड्रेसिंग, एंटीबायोटिक, ऑइंटमेंट्स, ये सारी चीज़ें जो है ना फ़र्स्ट एड बॉक्स में शामिल होती हैं। तो होपफुली कि आपको इस वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आई है। नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं यहाँ से ऑनवर्ड जो है ना आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत इंपॉर्टेंट लीडरशिप का क्वेश्चन है, फिर उसके बाद लीडरशिप के जो टाइप्स हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, ये बच्चों को ना याद नहीं होते, तो मैं इसको अच्छे तरीके से उर्दू में एक्सप्लेन करूँगी ताकि इसका कॉन्सेप्ट आपको मिल जाए। जैसा कि वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, ठीक है। LHV के रोल है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आ जाता है 10 स्टेप्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द हेल्थ एजुकेशन, मैटरनल हेल्थ प्रैक्टिस किसे बोलते हैं, हेल्थ एजुकेशन की डेफिनेशन है। फिर आ जाता है चेन ऑफ रेफरल किसे कहते हैं। अच्छा जी, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम किसे बोलते हैं, रोल ऑफ LHV इन स्कूल, हेल्थ नर्सिंग, डिसीजन मेकिंग किसे कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको करवाए जाएंगे, आपने परेशान नहीं होना। और जो स्टूडेंट्स जो है वो नोट्स लेना चाहते हैं तो चैनल की प्रोफाइल के ऊपर जाएं, नंबर मेंशन है, वहाँ से ऑर्डर करें, आराम सुकून से ये जो नोट्स मंगवाएं और अच्छी जो है ना अपने पेपर की तैयारी करें। ये देखें, ये सारा कंटेंट लिखा हुआ है, गौर से आप देखें। इसमें जो है ना ट्रू एंड फॉल्स है, मैचिंग है, मल्टीपल चॉइस है और आंसर क्वेश्चन है विद डिटेल आंसर। तो ये जो है ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएंगे। और ये लास्ट 5 ईयर के जो आंसर क्वेश्चन है ना, यानी पास्ट पेपर है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है और इनके जो आंसर है ना वो मैंने खुद जो है ना राइट डाउन किए हुए हैं इजी वे में। कुछ चीज़ें जो है पास्ट पेपर में काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं और कुछ जो है ना बुक में भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, तो वो मैंने सर्च कर करके ढूंढ के हेडिंग्स बना के आपकी हेल्प के लिए बनाए गए हैं ताकि आप जो है ना अच्छे तरीके से पेपरों में कामयाबी हासिल करें। मुझे भी दुआएं दें और अल्लाह ताला आप सब लोगों को, सब स्टूडेंट्स को कामयाब करें। और मेरी दुआएं आपके साथ हैं, बस परेशान नहीं होना, किसी भी चीज़ की हेल्प की नीड हो तो आपने मुझे ज़रूर याद करना है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।